हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 5। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। क्लास नंबर 4 में हमने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कस किया था और आज के क्लास में और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में आज हम कुछ और टैग्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं मेन टैग। तो HTML5 में कुछ नए टैग इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उनमें से एक है मेन टैग। मेन टैग स्पेसिफाइज द मेन कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। हमारा जो HTML4 का जो स्ट्रक्चर था HTML का वो क्या था, एक पूरा जो HTML डॉक्यूमेंट होता था वो पहले HTML शुरू होता था, HTML क्लोज होता था। उसके अंदर दो सेक्शन क्रिएट करते थे, एक हेड सेक्शन, एक बॉडी सेक्शन। हेड टैग को लिखने के लिए हेड टैग, हेड ओपन, हेड टैग क्लोज। बॉडी सेक्शन को लिखने के लिए बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। और बाकी जो टैग्स होते हैं वो कुछ टैग्स हेड सेक्शन में लिखे जाते थे, कुछ टैग बॉडी सेक्शन में लिखे जाते थे। पर जब HTML5 आया तो कुछ ऐसे टैग्स बॉडी सेक्शंस के लिए आ गए जो हमें HTML5 के हिसाब से लिखना बहुत जरूरी है। सो जब हम बॉडी सेक्शन डिफाइन करेंगे तो बॉडी सेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज के अंदर जो भी हम टैग वगैरह रखते थे, जो भी कंटेंट वगैरह रखते थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारे टैग्स को डायरेक्टली ना रखकर मेन टैग के अंदर रखना पड़ेगा। सो कंटेंट इनसाइड द टैग शुड बी यूनिक टू द डॉक्यूमेंट। मतलब ये डॉक्यूमेंट के यूनिक होना चाहिए। जैसे कि मेन टैग मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट में 2-3 बार मेन टैग यूज नहीं होना चाहिए। सो जो कंटेंट रहेगा इसमें, ये पूरे सेक्शन में जो कंटेंट रहेगा दैट शुड बी यूनिक। और ये जो टैग है शुड नॉट कंटेन एनी कंटेंट दैट इज रिपीटेड अक्रॉस द डॉक्यूमेंट्स। जो कंटेंट रिपीट हो रहा है वो हम मेन टैग के अंदर रख नहीं सकते। इसलिए हम पहले लाइन में देखा शुड बी यूनिक टू द डॉक्यूमेंट दैट इज रिपीटेड अक्रॉस डॉक्यूमेंट सच एज साइड बार। जैसे साइड बार रिपीट किया जाता है वो हमें यहाँ पे नहीं रख सकते। जैसे नेविगेशंस लिंक्स जो रिपीट होता है वो हमें नहीं रख सकते। जैसे कि कॉपीराइट इंफॉर्मेशन होता है वो रिपीट होता है। जैसे लोगो होता है, सर्च का फॉर्म होता है, ये सारे चीज क्या होता है ना, रिपीटेडली यूज होते हैं एक वेबसाइट में। सो हर पेज के लिए कॉमन होते हैं। ये सारे चीज हम मेन टैग के अंदर रख नहीं सकते हैं, ये मेन टैग के बाहर रहेगा, क्योंकि मेन टैग के अंदर जो भी रहेगा दैट शुड बी यूनिक कंटेंट। मेन टैग must not be more than one main tag in a document. In HTML document you cannot place more than one main tag। मतलब एक ही बार हमें मेन टैग डिफाइन करना पड़ेगा। और must not be a descendant of an article tag, aside tag, footer, header, nav tag। ये हम आगे पढ़ेंगे कि आगे जब हम देखेंगे तो क्या होगा, कुछ अलग से टैग है जैसे कि आर्टिकल टैग, असाइड टैग, ये टैग, हेडर टैग, फुटर टैग, nav टैग, इनके अंदर हम मेन टैग रख नहीं सकते। ये सारे चीज मेन टैग के अंदर आ सकते हैं पर ये सब चीजों को हम मेन टैग के अंदर रख नहीं सकते। ओके, सो अब हम कोड में देखते हैं कि मेन टैग कैसे काम करता है। सो हम हमारे ड्रीम ऑपरेटर पे आ गए। पहले तो हमें HTML शुरू करना होता था HTML लिखने के लिए, और HTML क्लोज, उसी तरह एक हेड सेक्शन होता है, देन हेड क्लोज, उसी तरह एक बॉडी सेक्शन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML4 तक ये स्ट्रक्चर था। अब जो मेन टैग आया, हम अभी मेन टैग के बारे में पढ़ें,
तो इस बॉडी सेक्शन के अंदर हमें मेन टैग यूज करना पड़ेगा। ऐसे मेन, देन मेन टैग क्लोज। एक्चुअली ऐसे मेन और मेन टैग क्लोज लिखने से ये आउटपुट कुछ नहीं आएगा। हम अब आउटपुट देखते हैं। ये मेरा ब्राउजर है, ये वाले फाइल में मैंने कोड लिखा है। सो देखिए, रिफ्रेश करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे लिख देने से कुछ नहीं आता है। और जो मेन टैग होता है उसके अंदर हम डायरेक्टली कंटेंट प्लेस नहीं करते हैं, हमें किसी और टैग की सपोर्ट लेनी पड़ती है। आगे हम देखेंगे मेन टैग के अंदर कंटेंट कैसे रखना है। सो ऐसे मेन टैग लिखने से HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर HTML5 के हिसाब से हमें बॉडी टैग के अंदर मेन टैग को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड पे दिखा है, बॉडी टैग के अंदर हमें ऐसे मेन टैग ओपन, मेन टैग क्लोज रखना पड़ेगा। सेक्शन टैग, सेक्शन, as the name suggests, सेक्शन, सेक्शन मतलब एक एरिया होता है, सेक्शन होता है मतलब एक पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। इट डिफाइंस ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट, एक पार्ट को वो समझाता है। सच आज वहाँ पे कुछ हम हेडर्स रख सकते हैं, फूटर्स रख सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ टैग्स को हमें अगर रखना होता है तो हम उसे एक सेक्शन के अंदर रखते हैं, और उस सेक्शन को चाहे तो हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ओके, कुछ ग्रुप्स ऑफ टैग्स, कुछ मतलब चैप्टर्स वगैरह होता है, हेडर्स टैग होता है, फुटर टैग्स होता है, ये सारे चीज जो होता है हम सेक्शन टैग के अंदर रखेंगे और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो जनरली ग्रुप द जेनेरिक ब्लॉक ऑफ रिलेटेड कंटेंट। फॉर एग्जांपल, मतलब जो कंटेंट रहेगा, सपोज जैसे कि हम कुछ जहाँ कहीं पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन का एक हेडिंग देते हैं, उसके बाद वो पूरा डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज ए वन सेक्शन। उसका डेफिनेशन का हेडिंग और जो कंटेंट, दैट इज ए वन सेक्शन। सो इसी सेक्शन को हम डिफाइन करके ग्रुप ऑफ मतलब स्टेटमेंट को, ग्रुप ऑफ टैग को एक सेक्शन के अंदर रख सकते हैं, और जो टैग्स हम रखेंगे वो रिलेटेड होगा, मतलब वो सिर्फ एक सेक्शन को ही मतलब आइडेंटिफाई करेगा। कोड में देखते हैं कैसे हम सेक्शन टैग को लिखेंगे। सो ये मेरा कोड है सेक्शन टैग को लिखने के लिए। उसी तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, सेक्शन ओपन, सेक्शन क्लोज। हम इसे ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया H1 क्लोज, मैंने लिखा अबाउट कंप्यूटर। सो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ क्लोज, और यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data as input, process it, and gives results as output. सो इसे कुछ डेफिनेशन हमने लिख दिया। तो हम अब रिफ्रेश करके देखेंगे आउटपुट में क्या आता है। सो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए। सो अबाउट कंप्यूटर, ये मतलब एक सेक्शन हो गया। अगर हमें और एक ऐसे चाहिए, सपोज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो हमें और एक सेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे और एक सेक्शन, ऐसे सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो दैट मीन्स सेम कंटेंट, मतलब एक ही तरह का कंटेंट अगर हमें दिखाना है तो हम एक सेक्शन करके उसको दिखा सकते हैं। ये ग्रुप कर रहा है ऑफ रिलेटेड कंटेंट। रिलेटेड कंटेंट को ग्रुप करने के लिए, दिखाने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हेडर टैग। सो हेडर टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए हेडर ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट। एक वेबसाइट का हेडर दिखाने के लिए हम हेडर टैग यूज करेंगे। जनरली इट कंटेन
द इंट्रोडक्टरी कंटेंट और ए सेट ऑफ नेविगेशनल लिंक। ये हेडर जो होता है दैट इज कॉमन होता है हर पेज के लिए, जनरली में कॉमन होता है, हर पेज में ये डिस्प्ले करता है। इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी कंटेंट में कुछ वेबसाइट का लोगो रहता है, कुछ सोशल मीडिया आइकन्स रहते हैं, कुछ नेविगेशनल लिंक मतलब मेनू वगैरह रहता है। ये सब चीजें दिखाने के लिए हेडर टैग यूज किया जाता है। टाइपिकली कंटेन्स वन और मोर हेडिंग एलिमेंट्स, जैसे कि H1 H2 हेडिंग एलिमेंट्स, लोगो और आइकन और ऑथरशिप इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीजें हेडर टैग में दिखाई जाते हैं। और एक डॉक्यूमेंट में हम चाहें तो मल्टीपल हेडर एलिमेंट्स हम रख सकते हैं, मल्टीपल हेडर एलिमेंट हम रख सकते हैं। और हेडर टैग को किसी और हेडर टैग के अंदर या फिर फूटर टैग, एड्रेस टैग, इन सब के अंदर हम रख नहीं सकते। फूटर टैग हम आगे पढ़ेंगे, फूटर टैग जैसे हेडर टैग होता है उस तरह फूटर टैग देखेंगे हम। सो एड्रेस टैग के अंदर हम रख नहीं सकते, और हेडर टैग को इटसेल्फ हेडर टैग के अंदर भी हम नेस्टेड नहीं कर सकते। मतलब HTML तो कुछ एरर नहीं दिखाएगा। तो अकॉर्डिंग टू HTML5 जो गाइडलाइंस है, जो प्रिंसिपल मतलब जो मेथड है लिखने का, सो हेडर टैग को दूसरे हेडर टैग के अंदर हम रख नहीं सकते। सो कोड में देखते हैं। सो देखिए, अगर मुझे हेडर टैग रखना हुआ तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐसे मेन टैग के बाहर एक हेडर टैग रख सकता हूं, हेडर, और हेडर टैग क्लोज। यहाँ पे मैं कुछ लिंक वगैरह रख सकता हूँ। सपोज आगे हम देखेंगे लिंक कैसे क्रिएट करेंगे HTML में। सो ऐसे कुछ लिंक रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे तो लिंक नहीं बनाया, बस लिख दिया है। या फिर मुझे चाहिए तो कोई कंपनी का लोगो हुआ, कोई कंपनी का नेम हुआ। सपोज मैंने यहाँ पे H1 मैंने यहाँ पे लिख दिया माई कंपनी। सो H1 क्लोज। इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन जो होता है वो डिस्प्ले करने के लिए हम हेडर टैग यूज करते हैं। जनरल बेसिस में ये हेडर क्या होता है, दैट इज कॉमन टू, बहुत सारे पेज में ये कॉमन होता है। सो इसीलिए हम इसे मेन सेक्शन में यूज नहीं कर सकते, मेन के अंदर रख नहीं सकते, मेन के बाहर रखना होता है। और ये जो सेक्शन टैग है, हम चाहे तो हेडर के अंदर सेक्शन प्लेस कर सकते हैं, ऐसे सेक्शन लिख सकते हैं, बट मेन टैग के अंदर इसे रख नहीं सकते। सो आउटपुट में देखते हैं कैसा आता है। सो इस तरह से डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला जो सेक्शन है वो हेडर टैग के अंदर रखा हुआ है, ये वाला जो सेक्शन है मैंने उसको मेन सेक्शन में रखा हुआ है। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, देखिए सेम तरह का दिख रहा है यहाँ पे, बट HTML5 के हिसाब से हमें इस तरह से अरेंजमेंट करना है अपने पेज में टैग्स को। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फुटर टैग। सो जैसे हेडर टैग था, फुटर टैग, फुटर पार्ट, बटम ऑफ द पेज, एक HTML डॉक्यूमेंट का फुटर, बटम में कुछ लिखने के लिए हमें फुटर टैग ओपन, फुटर टैग क्लोज यूज करना पड़ेगा। डिफाइन से फुटर फॉर ए डॉक्यूमेंट और ए सेक्शन। एलिमेंट टाइपिकली कंटेन्स ऑथरशिप इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, साइट मैप, बैक टू टॉप लिंक्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उस तरह का फुटर में दिखाया जाता है। बहुत सारे वेबसाइट में हमें आप देखे होंगे कुछ मेनू होते हैं जो फुटर पे रहते हैं। कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, जैसे कॉपीराइट का सिंबल होता है और ईयर लगता है और कंपनी का नाम लगता है। और कुछ होता है इंफॉर्मेशन, जैसे कि किसने साइट बनाया हुआ है, पावर्ड बाय समथिंग, और साइड मैप वगैरह होता है ये। और बैक टू टॉप, जैसे कि एक आरो होता है, क्लिक करने से ऑटोमेटिकली ऊपर स्क्रॉल कर जाता है वेबसाइट का, उस तरह का कुछ एक्टिविटीज बनाना होता है, तो हमें फुटर टैग का यूज करना पड़ता है। ये फुटर टैग भी कॉमन है, हर पेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। और कैन ऐड सेवरल फुटर एलिमेंट्स इन ए वन डॉक्यूमेंट, हम कितने बार भी फुटर एलिमेंट यूज कर सकते हैं अपने साइड में फुटर एलिमेंट। सो देखिए, फुटर जैसे हेडर हमने डिफाइन किया था मेन सेक्शन के बाहर, उसी तरह फुटर को भी हमें मेन सेक्शन के बाहर ही फुटर एलिमेंट रखना होता है। और यहाँ पे हमें सपोज जैसे कि मैंने कहा कोई कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हुआ, कॉपीराइट लाने के लिए देखिए इस तरह से एम्परसेंड सिंबल के साथ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन
सपोज यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, और ब्रेक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और जैसे कि मेनू भी हम चाहें तो यहाँ पे भी हम मेनू वगैरह चाहें तो रख सकते हैं। सो इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन हुआ तो हम यहाँ पे फूटर में हम उसे प्लेस कर सकते हैं। ब्राउजर पे देखते हैं ये फूटर कैसे दिखता है। देखिए इस तरह से कॉपीराइट का यहाँ पे आ गया, और मेनू भी अगर रखा है मैंने यहाँ पे आ गया। जैसे कि जो हेडर होता है, जो फूटर होता है, वो ऑटोमेटिकली हेडर ऊपर नहीं आता है, फूटर नीचे नहीं आता है। हमने उसे कोड के एंड में पेस्ट किया है, कोड के एंड में लिखा हुआ है फूटर, इसलिए कोड के एंड में आ रहा है। हम अगर इसे कहीं बीच में भी ऐड कर दें तो ये बीच में भी आएगा। देखिए अगर हम फूटर को यहाँ से कट करके हम ये दो सेक्शन के बीच ले गए, अब इसे तो मेन टैग के अंदर रखना नहीं है हमें इसे, फिर भी देखते हैं आउटपुट। तो देखिए सो ये मेन टैग मतलब ये बीच में ही आ गया, मतलब जिस जगह पे हम उसे प्लेस करेंगे ये उसी जगह पे हमें आउटपुट दिखाएगा ब्राउजर पे। फूटर का काम होता है आर द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये प्लेस होता है, और हेडर का काम होता है आर द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे हेडर टैग हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, उसी तरह फूटर को भी हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। हेडर जैसे मेन सेक्शन के बाहर होता है, फूटर को हमें मेन सेक्शन के बाहर रखना है। हम चाहें तो सेक्शन टैग को फूटर में भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें चाहिए तो सेक्शन टैग को भी हम फूटर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग ओपन, आर्टिकल टैग क्लोज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है? एक लंबा सा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कुछ हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है, तो वो पूरा हेडिंग, जैसे कि हम न्यूज में देखेंगे, न्यूज का एक हेडिंग होता है, एक इमेज होता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, वो एक आर्टिकल होता है। तो उसी तरह अगर हमें वेबसाइट में उसी तरह का कुछ चाहिए, मतलब सेक्शन चाहिए, तो हम उसे आर्टिकल टैग के अंदर लिखना होता है। सो द कंटेंट विद इन द टैग इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कंटेंट ऑफ द साइट, मतलब जो आर्टिकल टैग में होता है उसका जो कंटेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट। मतलब क्या होता है, एक आर्टिकल टैग का जो कंटेंट होता है वो किसी के साथ रिलेट नहीं होता है। एक आर्टिकल में जो कंटेंट होता है दैट इज ए सेपरेट कंटेंट। दूसरे बार अगर आर्टिकल लिखेंगे ना तो पहले आर्टिकल के साथ उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला आर्टिकल अलग, दूसरा वाला आर्टिकल अलग। So it's the independent to other content of the site and also represents a component of a page. पेज का एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है आर्टिकल टैग। मतलब अगर हमें टेक्स्ट दिखाना है, जैसे कि हम सेक्शन टैग हुआ, सेक्शन टैग के अंदर हम ग्रुप रख रहे थे, ग्रुप ऑफ, जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ टैग रख रहे थे, तो सेक्शन टैग के अंदर हम आर्टिकल टैग को प्लेस करेंगे। वो भी मल्टीपल आर्टिकल टैग्स हम सेक्शन टैग के अंदर रख सकते हैं। So it represents a component of a page। और किसके लिए यूज किया जाता है जनरल बेसिस में आर्टिकल टैग को? जैसे कि मैंने कहा कि न्यूज तरह का कंटेंट बनाने के लिए, जैसे कि मैगजीन और न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने के लिए, ये ब्लॉग एंट्री करने के लिए, फोरम रखने के लिए, ये यूजर सबमिटेड कमेंट। कमेंट में क्या होता है, यूजर का फोटो होता है, नाम होता है, देन उसका कमेंट होता है, जो मैसेज जो डालता है वो वाला होता है। मतलब इस तरह का सेक्शन बनाने के लिए वेबसाइट में आर्टिकल टैग हमें करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल टैग के अंदर हमें रखना पड़ेगा। कोड में देखते हैं कैसे लिखते हैं उसे। सो जैसे मुझे यहाँ पे जिस तरह से मैंने बनाया, जैसे कि मैंने अबाउट कंप्यूटर एक सेक्शन टैग के बनाया था, तो इसके अंदर मुझे एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल टैग ओपन, आर्टिकल टैग क्लोज। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो सेक्शन यूज किए थे, सो दो लिखने के लिए, पर यहाँ पे दो सेक्शन ना करके मैं चाहूं तो इसको भी एक सेक्शन के अंदर दो आर्टिकल कर सकता हूँ। ऐसे दो आर्टिकल के हिसाब से इसको रख सकता हूँ, आर्टिकल के हिसाब से भी रख सकता हूँ। आउटपुट में कुछ अलग नहीं आएगा। देखिए मैं आउटपुट अभी दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे।
देखिए, सो आर्टिकल में क्या हो रहा है, तो आउटपुट में क्या हो रहा है, देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ मतलब अलग नहीं आएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे थोड़ा सा गूगल क्रोम में देखिए, ध्यान से देखिए, ये आर्टिकल टैग के अंदर नहीं है, बट इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, और ये आर्टिकल टैग के अंदर है दोनों। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, मतलब बस यही वाला डिफरेंस आएगा, और बाकी कुछ अलग सा नहीं आएगा। पर हमें जब ऐसे कुछ कंटेंट डिफाइन करना होता है तो हम आर्टिकल टैग यूज करते हैं। जनरल बेसिस में लंबा लंबा कंटेंट, मतलब बड़ा कंटेंट जब हम दिखाना होता है ना, तो आर्टिकल टैग जनरली यूज करते हैं। जैसे कि एक न्यूज हुआ, न्यूज का जो कंटेंट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो बहुत ही लंबा होता है। उसी तरह का अगर हमें दिखाना है तो हम आर्टिकल टैग के अंदर उसे रखेंगे। नेक्स्ट टैग है असाइड टैग। तो जैसे आर्टिकल टैग था, उसी तरह एक असाइड टैग है, used to describe the main object of the web page in a subtle way like a highlighter। मतलब असाइड टैग में क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं वेबसाइट में जिसको हमें कहीं पे दिखाना होता है। सपोज द मतलब पूरे वेबसाइट का जो मेन मेनू है, मतलब एक वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसका जो मेन पार्ट होता है हमें कहीं पे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या टॉप के कॉर्नर में कहीं पे दिखाना होता है, पर्टिकुलरली एक सेक्शन में, कहीं कोई भी छोटा सा सेक्शन में। तब हम असाइड टैग यूज करते हैं उस कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आइडेंटिफाइज द कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जैसे कि मैंने कहा, जो मेन कंटेंट होता है, ये इसमें जो कंटेंट रहेगा दैट इज रिलेटेड टू द मेन कंटेंट, ये मेन कंटेंट से रिलेट करेगा, पर समरी होगा मेन कंटेंट का असाइड टैग में। और इजीली रिकॉग्नाइज द मेन टेक्स्ट एंड सबऑर्डिनेट टेक्स्ट। इसे किसके लिए यूज किया जाता है कि जो असाइड टैग में होता है हमें पता चलता है दैट इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट। ओके, सो इसीलिए असाइड टैग को यूज किया जाता है। कोड पे देखते हैं उसको। असाइड टैग हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें सेक्शन टैग के अंदर चाहिए तो यूज कर सकते हैं, हेडर के अंदर चाहिए तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लेट बी सेशन टैग के अंदर मैंने यूज कर दिया असाइड टैग ओपन, असाइड टैग क्लोज। सो अब क्या कर रहा हूँ, ये जो कंटेंट था, ये जो हेडिंग वाला कंटेंट था, यहाँ पे मैं असाइड में रख रहा हूँ, और जो एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर था यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर रहा हूँ ब्राउजर को। सो देखिए, ये असाइड टैग के अंदर लिखा गया है, पर इसमें कोई भी डिफरेंस ब्राउजर पे आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो टैग्स है, इस टैग का कुछ आउटपुट मतलब इफेक्ट नहीं होता है टेक्स्ट के ऊपर, ये कुछ अलग नहीं दिखाता। पर हमें स्केलेटन बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट का, HTML डॉक्यूमेंट का स्केलेटन बनाने के लिए हम इस तरह से इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे nav tag। The nav tag is used to define a set of navigational link। एक वेबसाइट में मेनू जो होता है, जो नेविगेशनल लिंक होता है, जिसे हम मेनू कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, वो पूरा मेनू बार जो होता है, मेनू ऑप्शंस जो होता है, वो डिफाइन करने के लिए हमें nav टैग यूज करनी पड़ेगी। जो मेजर मेनूज होता है वो उसे ही रखा जाता है इस nav टैग के अंदर, और ये मैक्सिममली हेडर टैग और फूटर टैग के अंदर ही इसे प्लेस किया जाता है nav टैग को। कोड पे देखते हैं। जनरली जैसे कि मैंने यहाँ पे मेनू बनाया था, जैसे कि मैंने p टैग लिया था, सो मेनू बनाने के लिए पैराग्राफ टैग की यूज नहीं किया जाता है। मेनू बनाने के लिए जनरल बेसिस में nav टैग की यूज किया जाता है। इसे nav टैग ओपन, nav टैग क्लोज। आउटपुट में ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे nav टैग यूज किया है, और ये जो था मेरा, ये पैराग्राफ है, दोनों सेम है। पर नेविगेशन लिखने के लिए हमें nav टैग यूज करनी पड़ेगी। ये सब जो हमने यहाँ पे पढ़ा, जैसे कि मेन टैग, हेडर टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, nav टैग, ये
टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, टेक्स्ट में कुछ आपको अलग नहीं दिखाएंगे ब्राउजर पे, पर हमें अगर HTML5 के हिसाब से एक पेज को बनाना होगा तो हमें इस तरह से इन टैग को अरेंजमेंट करके लिखना होता है। और ये जो टैग्स है कुछ जैसे कि हमने सेक्शन टैग बनाया, आर्टिकल टैग बनाया, ये जो टैग्स है ये कुछ अलग टैग्स को उसके अंदर रखना होता है, कुछ अलग टैग्स को, जैसे कि आर्टिकल टैग्स के अंदर हमने हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग को रखा हुआ है। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमें आर्टिकल टैग पे कुछ इफेक्ट डालना है, कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, तो हम इजीली स्टाइल शीट यूज करके बस आर्टिकल पे अगर कोई इफेक्ट डाल देंगे तो पूरा आर्टिकल के अंदर जो होगा वो सारा कंटेंट एक साथ चेंज हो जाएगा। तो हम जब CSS पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये जो टैग्स हम यूज कर रहे हैं, हेडर टैग, मेन टैग, आर्टिकल्स टैग, तो हम कैसे इजीली इनके ऊपर स्टाइल शीट अप्लाई कर पा रहे हैं, स्टाइल शीट का कोड इसके ऊपर कैसे इजी से अप्लाई कर पा रहे हैं, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट टैग दैट इज द डीप टैग, और HTML का सबसे इम्पोर्टेंट टैग डीप टैग। जैसे कि HTML4 में अगर हमें वेबसाइट बनाना होता था तो हमें वेबसाइट का स्केलेटन डिजाइन करना पड़ता था पहले, तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती थी, एक तो टेबल टैग, एक तो दूसरा था डीप टैग। या हम टेबल से पूरा वेबसाइट बना सकते हैं या हम पूरा डीप से बना सकते हैं। सो टेबल से अगर बनाएंगे वेबसाइट तो वो रेस्पॉन्सिव नहीं होगा। रेस्पॉन्सिव मतलब हर छोटे बड़े डिवाइस में अच्छी तरह से साइट विजिबल नहीं होता था, सिर्फ डेस्कटॉप लैपटॉप पे साइट विजिबल होता था, और जैसे कि मोबाइल हुआ उसमें अच्छी तरह से साइट विजिबल नहीं होता था जब हम टेबल टैग से अगर साइट बनाएंगे। पर जब हम डीप टैग से साइज बनाएंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, तो इसलिए हम रेस्पॉन्सिव साइट्स कहते हैं उसको। तो जैसा डिवाइस उसी तरह से ये डीप टैग एडजस्ट हो जाते थे उसके साथ, पर ये सारे चीज टेबल से नहीं होगा। सो अभी भी ये डीप टैग HTML5 में भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो जो टैग हमने देखा सेक्शन, आर्टिकल, मेन, वो सब स्केलेटन बनाने के लिए था, पर हमें अगर उसके अंदर डाटा को अरेंजमेंट करके रखना है, जैसे कि वेबसाइट देखे होगे, वेबसाइट के टॉप में कुछ होता है, साइड में कुछ होता है, राइट साइड में कुछ होता है, मिडिल में कुछ कंटेंट होता है, जैसे कि कंटेंट को अरेंजमेंट करके रखना होता है ना पूरे वेबसाइट में, तो हमें डीप टैग, और डीप टैग की तरह और भी एक टैग है जो हम आगे पढ़ेंगे, डीप टैग मेनली यूज किया जाता है। सो ये डीप टैग क्या होता है ना, डीप टैग ओपन, डीप टैग क्लोज डिफाइंस ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को डिवाइड करने में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने में, छोटे छोटे सेक्शन पे डिवाइड करने में हमें डीप टैग यूज करना होता है। HTML में यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय CSS और मैनिपुलेटेड विथ जावास्क्रिप्ट। हम देखेंगे आगे जब CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट या CSS का वीडियो में देखेंगे, जावास्क्रिप्ट वीडियो देखेंगे, तो ये डीप टैग के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि काम करना, क्योंकि CSS और जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर डीप टैग के ऊपर काम करते हैं। सो हम उस वक्त देखेंगे, पर HTML में देखते हैं कि डीप टैग कैसे काम करता है, कोड पे देखते हैं। हम डीप टैग को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हेडर टैग में, मेन टैग में, फुटर टैग में, कहीं पे भी चाहें तो हम डीप टैग को यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल है इससे मैं जो टैग हम यूज कर रहे थे ये टैग मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं डीप टैग यूज कर रहा हूँ, देखिए डीप टैग। सो डीप ओपन, डीप क्लोज, इट्स ए क्लोजिंग टैग। सो द कंटेंट of div 1 tag। सो यहाँ पे हमने लिखा द कंटेंट ऑफ, यहाँ पे डबल H हो गया, ओके, द कंटेंट ऑफ div 1 टैग। अगर हम इसे
रिफ्रेश करेंगे तो क्या आउटपुट आता है। देखिए हम ब्राउजर अभी रिफ्रेश करें, सो यहाँ पे दिखा रहा है द कंटेंट ऑफ div1 टैग। सो हम इसे कॉपी कर रहे हैं div को। सो हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं द कंटेंट ऑफ div2 टैग। सो आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो देखिए द कंटेंट ऑफ div2 टैग, मतलब हम जितने बार भी div यूज करेंगे उसका जो कंटेंट होता है वो एक के बाद एक कंटेंट आएगा। मतलब पहला एक div के लिए कंटेंट एक लाइन में ही रहेगा और दूसरा जो div है उसका कंटेंट उसके नीचे वाले लाइन पे दिखाएगा। वो सेम लाइन पे div का कंटेंट डिस्प्ले नहीं करता, वो नीचे वाले लाइन पे div का कंटेंट डिस्प्ले करता है। सो div टैग क्या होता है ना, बेसिकली डिवाइड करता है एक पेज को और HTML का जो एलिमेंट्स होता है, जो कंटेंट होता है उसको दिखाने के लिए हमें यूज किया जाता है div टैग। जैसे हम div टैग यूज करेंगे उसी तरह और एक टैग है, that is span tag. Span tag is also used to display content like a div tag. So an inline container used to mark up a part of text or a part of document. ये भी कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे div टैग में था CSS और जावास्क्रिप्ट से हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो स्पान टैग को भी हम उसी तरह मैनिपुलेट करेंगे। और div टैग को एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं और स्पान को एक इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। क्यों, हम इसे कोड पे देखते हैं। देखिए मैंने div टैग में लिखा हुआ है, अब मैं एक स्पान टैग यूज कर रहा हूँ। स्पान SPAN, स्पान टैग ओपन, स्पान टैग क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द कंटेंट ऑफ span1 टैग। span1 टैग का ये कंटेंट है और मैं सेकेंड लाइन में लिख रहा हूं द कंटेंट ऑफ span2 टैग। जैसे div का था उसी तरह span का मैं लिख रहा हूं। आउटपुट पे देखते हैं, रिफ्रेश। देखिए div टैग में क्या होता था, एक div जब खत्म होता था दूसरा div उसके नीचे से शुरू होता था। पर span टैग में क्या हो रहा है, जब एक स्पान खत्म होता है तो दूसरा जो स्पान है जस्ट उसके राइट साइड से शुरू हो जाता है स्पान टैग। ओके, मतलब ये पूरा जो लाइन है कवर करता है और स्पान जितना कंटेंट को चाहिए स्पेस वो उतना कंटेंट कवर करता है। पर ये div जो है वो पूरा जो लाइन है वो पूरा लाइन यहाँ पे कंटेंट कर रहा है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक कोड यहाँ पे यूज करूंगा। मैं यहाँ पे एक इनलाइन स्टाइल शीट का कोड यूज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे div का यहाँ पे एक बॉर्डर दे रहा हूँ। बॉर्डर मैंने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड। ये हम CSS जब पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, बस ये div और स्पान को दिखाने के लिए मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसका रेड कलर मैंने दे दिया और इसको कॉपी कर लिया और सेम थिंग सेकेंड div के लिए भी दे रहा हूँ और स्पान के लिए भी मैं वही कोड लिख रहा हूँ, पर इसका कलर जो है ये मैं इनलाइन CSS का कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। बस इसका कलर यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, स्पान का ब्लू कलर और div के लिए मैंने रेड कलर लिया है। आउटपुट पे देखते हैं। सो जब मैं रिफ्रेश करूंगा, सो देखिए div का जो बॉर्डर था कंटेंट था इतना सा, पर जो बॉर्डर था वो पूरा पेज के लेफ्ट से राइट तक उसका स्पेस ले रहा है। इसीलिए जो नेक्स्ट वाला div आ रहा है ना वो उसके नीचे आ रहा है और उसके नीचे हम जो भी कंटेंट रखेंगे वो पूरा उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक div पूरा लेफ्ट से राइट बाय डिफॉल्ट वो लेता है, पूरे पेज के लेफ्ट से राइट तक स्पेस लेता है। ओके, पर स्पान का ऐसा नहीं है। स्पान सिर्फ जितना कंटेंट
चाहिए बस उतना ही, कंटेंट को जितना स्पेस चाहिए बस उतना लेता है, और नेक्स्ट वाला कंटेंट उसके जस्ट बगल से ही वो शुरू कर देता है। सो इसीलिए डीप पूरा ब्लॉक ले रहा है, एक कोड ब्लॉक पूरा सेक्शन ले रहा है, तो ये ब्लॉक लेवल है। और ये इनलाइन है क्योंकि एक ही लाइन पे वो उसका जो स्पेस है वो उसी लाइन पे ही, उसी स्पेस पे ही रहता है। सो इससे div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड span इज एन inline एलिमेंट। एंड ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए, और इसी से ही वेबसाइट का जो कंटेंट अरेंजमेंट होता है, जो कंटेंट रखा जाता है वेबसाइट के ऊपर, कहाँ पे इमेज रखना है, कहाँ पे टेक्स्ट रखना है, कहाँ पे हेडिंग रखना है, कहाँ पे वीडियो रखना है, कहाँ पे मोशन पिक्चर्स रखना है, ये सारे चीज ये दो ही टैग के अंदर रख के फाइनल मतलब वेबसाइट के ऊपर रखा जाता है, ये दो ही टैग की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखेंगे बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन टैग। बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन टैग, टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे BDI टैग, ये क्लोज टैग है। सो बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन टैग, सो ये क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करता है टेक्स्ट फ्रॉम अदर टेक्स्ट दैट मे बी फॉर्मेटेड इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। कुछ टेक्स्ट होते हैं जैसे कि हमारा इंग्लिश जो होता है हम उसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पर कुछ टेक्स्ट होता है जैसे कि उर्दू, अरबी, ये सारे जो टेक्स्ट होते हैं वो राइट से लेफ्ट लिखे जाते हैं। और जो बाई डायरेक्शनल टैग है उन्हीं टेक्स्ट को अप्रोप्रिएटली फॉर्मेटेड करके एक फॉर्म में, एक मतलब जैसे लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में रखने के लिए यूज किया जाता है। इसे आप कोड के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं एक कोड पे इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। BDI टैग का एग्जाम्पल दिखाने के लिए हमें एक प्योरली UTF-8 कैरेक्टर वाला एक एडिटर हमें लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हमारा नोटपैड ही परफेक्ट रहेगा। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ HTML क्लोज, और यहाँ पे मैं एक बॉडी टैग यूज कर रहा हूँ, बॉडी टैग क्लोज। यहाँ पे मैं नोटपैड एडिटर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ टैग यूज करके लिख रहा हूँ राम। यहाँ पे मैं कॉलम दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ 25 years, और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P हरी कलोन 30 years। यहाँ पे मैं P क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग यूज कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे एक अरबिक का नाम चाहिए, अरबिक वर्ड चाहिए। सो मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहा हूँ। सो translate.google.com, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गोपाल, और इन अरबिक ट्रांसलेशन, ये मेरा अरबिक ट्रांसलेशन हो गया। मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, स्पेस दिया, कलोन दिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट बी 30। देखिए जब मैं 3 लिख रहा हूँ ना तो पूरे लेफ्ट को आ रहा है। यहाँ पे भी मैं अगर लिख रहा हूँ यस, और मैं पैराग्राफ क्लोज कर दिया, मतलब मैंने कुछ टाइप नहीं किया था, मतलब मैंने कुछ लेफ्ट में लिखा नहीं था, ऑटोमेटिकली 35 जब लिखा वो लेफ्ट में चला आया। और इसे मैं सेव कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे क्लास के अंदर मैं इसको BDI.html, और यहाँ पे मैं इसको ऑल फाइल्स कर रहा हूँ, और ये UTF-8 होना चाहिए इनकोडिंग, नहीं तो काम नहीं करेगा पूरा UTF एडिटर, इसलिए मैंने नोटपैड यहाँ पे यूज किया है। सेव किया और मिनिमाइज कर रहा हूँ, और मैं इसे इस क्लास फोल्डर के अंदर सेव किया था। सो BDI लिखा था, देखिए मैं इसे रन करूंगा, देखिए ये उल्टा आ रहा है सबका, देखिए नाम आ रहा है लेफ्ट में, और जो ईयर्स था मैं राइट में था, पर इसका उल्टा आ रहा है। अगर मैं इसको
जैसे कि इंग्लिश में लिखा गया, अगर उस तरह से लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सो मुझे क्या करना है यहाँ पे। सो ये मेरा जो पैराग्राफ में था, ये दोनों तो सही से आ रहे, राम और हरि का वैल्यू जो है वो सही से आ रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, BDI टैग यूज करना है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो लिखा है ये वाला लाइन में फिर से मतलब काट देता हूँ और फिर से लिख रहा हूँ, बी पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ BDI टैग, देन बी क्लोजिंग ऑफ BDI क्लोज्ड। सो यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने कॉपी किया था इसे पेस्ट कर रहा हूँ और BDI टैग के बाहर मैंने यहाँ पे कॉलन दे दिया और 35 ईयर्स ऐसे मैंने लिख दिया। सो सेव। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। सो देखिए, जैसे अब मुझे चाहिए था पहले नाम, उसके बाद जो कॉलम देके मेरा ईयर्स चाहिए था, उसी तरह से यहाँ पे मेरा आ गया। सो पहले तो इसको आपको यूटीएफ एडिटर के साथ करना पड़ेगा, ये ड्रीम पे जनरल काम नहीं करेगा, आपको प्योर नोटपैड निकाल के लिखना पड़ेगा इस कोड को। और जो टेक्स्ट का जिसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होता है, जैसे उर्दू, अरबिक, सो उसी टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से BDI टैग के अंदर पास करके लिखना पड़ेगा, वरना आउटपुट पे ये ठीक से दिखेगा नहीं। सो BDI टैग, बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन टैग। So differentiate a text from other text that may be formatted in a different direction. So next टैग देखेंगे हम। So next टैग है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग। वो आइसोलेशन टैग था, ये ओवरराइड टैग है। स्पेसिफाई द टेक्स्ट डायरेक्शन और यूज टू चेंज द करंट डायरेक्शन। एक टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इसे यूज करेंगे। देखते हैं कोड पे कैसे काम करता है। सो ये जो कंटेंट है, मैं इसे नहीं चाहिए मुझे, अभी सेव कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक H1 यूज कर रहा हूँ, H1 और H1 क्लोज। यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज माई पारा, दिस इज माई हेडिंग, हेडिंग 1। सेव। और ये मेरा फाइल था, मैं इसे सेव कर रिफ्रेश कर दिया। देखिए दिस इज माई हेडिंग 1 आ गया। फिर से कोड पे आते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया और दिस इज माई हेडिंग 2 कर दिया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एट्रीब्यूट डायरेक्शन को देने के लिए, एट्रीब्यूट इज DIR। इसके दो वैल्यू होते हैं, एक तो LTR लेफ्ट टू राइट। जब हम लिखते हैं टेक्स्ट वो जनरली लेफ्ट टू राइट होता है, हम रिवर्स भी कर सकते हैं, RTL राइट टू लेफ्ट, RTL। सो सेव, रिफ्रेश करते हैं। देखिए राइट टू लेफ्ट, ये मेरे राइट पे आ रहा है। दिस इज विथ H1 विथ RTL डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, थर्ड वाला लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज हेडिंग 3 और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टैग BDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग। जैसे कि हमने कहा कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। सो BDO क्लोज। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आउटपुट। देखिए सो ये तो H1 का डायरेक्शन था, राइट RTL डायरेक्शन था, राइट टू लेफ्ट था, इसलिए ऐसे आ रहा था। अगर उसके अंदर हम BDO लगा देते हैं, BDO टैग यूज करते हैं, सो ये उल्टा आ गया। 3 हेडिंग स्पेलिंग उल्टा, लास्ट से लिखेगा GNIDAEH। सो माई इज दिस इज द BDO टैग। और थोड़ा यहाँ पे हम चेंज करते हैं। सो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ
कॉपी पेस्ट, और ये जो यहाँ पे H1 के साथ जो RTL था, इसको मैं, ये वाला एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और ये मेरा हेडिंग 4 है। सो अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, रिफ्रेश। देखिए ये लेफ्ट पे आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे जो अलाइनमेंट राइट हो रहा था H1 के साथ, यहाँ पे अलाइनमेंट राइट नहीं होगा, अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा, पर टेक्स्ट उल्टा रहेगा। ओके, दैट इज द डायरेक्शन dir एट्रीब्यूट विथ वैल्यू RTL। LTR डिफॉल्ट होता है, सो उसको हमने ऐसे 4 तरह से यूज किया है। एक तो H1 के साथ हमने देखा, H1 के साथ RTL यूज किया, और वीडियो टैग यूज किया जो बाई डायरेक्शनल ओवरराइट टैग है। और वीडियो टैग के साथ अगर हम यूज करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इसको भी हमने देखा यहाँ पे। तो वही बताया गया है, वीडियो टैग स्पेसिफाई द टेक्स्ट डायरेक्शन और यूज टू चेंज द करंट डायरेक्शन, कंटेन्स dir एट्रीब्यूट, इसमें dir एट्रीब्यूट ये कंटेन करेगा व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट रिटेन इनसाइड। उस जो टेक्स्ट हम वीडियो टैग के अंदर रखेंगे उसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें dir एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा वीडियो के साथ। और जो dir हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके 2 वैल्यू होते हैं, एक तो डिफॉल्ट वैल्यू LTR लेफ्ट टू राइट, दूसरा जो वैल्यू है RTL और राइट टू लेफ्ट लिखने के लिए डायरेक्शन में RTL और LTR वैल्यूज यूज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक कोड टैग। सो द ब्लॉक कोड टैग स्पेसिफाइज a section that is quoted from another source। अगर कोई दूसरे सोर्स से हमने कंटेंट यहाँ पे लिया हुआ है, दूसरे जगह पे कॉपी करके कंटेंट, हम किसी दूसरे का कंटेंट हम कहीं पे दिखा रहे हैं, तो हमें उसे ब्लॉक कोड कोटेशन में लिखना होता है। सो जब हम ब्लॉक कोड कोटेशन में लिखेंगे तो कैसे आता है, हम कोड के साथ देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड यूज कर रहा हूँ, ब्लॉक कोड टैग, देन क्लोजिंग ऑफ ब्लॉक कोड टैग। सो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ, सपोज लोरिम इप्सम का ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो कंटेंट है, इसके नीचे भी कंटेंट है लोरिम इप्सम का। सो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड पे, ब्लॉक कोड पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट सेव। जब मैं रिफ्रेश करूंगा मेरा पेज, सो देखिए ये थोड़ा मार्जिन लेफ्ट में और राइट में ऐसे स्पेस करके आएगा, थोड़ा मार्जिन। अगर हम पैराग्राफ में लिखते ये पूरे मार्जिन के साथ आता लेफ्ट राइट से, पर ये थोड़ा ऐसे स्पेस देके आएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये ब्लॉक कोड का यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये बस इतना ही इफेक्ट है कि ये ऐसे दो, मतलब राइट से लेफ्ट से कुछ डिफॉल्ट स्पेस इंडेंट स्पेस छोड़ के आएगा। ब्लॉक कोड के साथ क्या होता है, एक साइट एट्रीब्यूट यूज होता है, साइट एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या होता है, हमें स्पेसिफाई किया जाता है कि हम अगर कंटेंट कहीं से ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो कहाँ से वो कंटेंट ले रहे हैं, वो कंटेंट कहाँ से कॉपी किया है, उसका सोर्स हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। साइट टैग में मैंने जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने यहाँ से कंटेंट कॉपी किया है, ये लिंक आपको वेब ब्राउजर पे कहीं पे दिखेगा नहीं, पर हम इसे ऐसे मेंटेन ऐसे रख सकते हैं कि ये सोर्स कहीं से कॉपी हुआ है। देखिए हम रिफ्रेश करेंगे, हम वो लिंक यूज किया है, वो लिंक कहीं पे आपको दिखेगा नहीं, पर उस साइट टैग के साथ बाइंड किया जाता है कि सोर्स हमने कहाँ पे कॉपी लिया हुआ है। और ये ब्लॉक कोड थोड़ा इंडेंटिंग करेगा लेफ्ट और राइट से। अगर हम पैराग्राफ से लिखेंगे तो पूरा लेफ्ट और राइट होकर रहेगा, पर ये लेफ्ट से कुछ स्पेस और राइट से कुछ स्पेस छोड़ के रहेगा मार्जिन से। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे ब्लॉक कोड का यूज किया हुआ है। सो चेंजेस द अलाइनमेंट टू मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर्स, जैसे कि अदर टेक्स्ट, अदर पैराग्राफ हुआ, अदर सेक्शन का जो मतलब जो कोड हुआ,
उससे ये थोड़ा अलग दिखेगा, इसलिए ब्लॉक कोड क्या करता है, थोड़ा इंडेंट देता है लेफ्ट और राइट से थोड़ा। कंटेन्स ए सिंगल एट्रीब्यूट साइट which is used to specify the source of the quotation। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा साइट एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज किए कि हम कहाँ से वो कंटेंट कॉपी किए हैं, उसका सोर्स क्या है वो देखने के लिए हमने साइट एट्रीब्यूट यूज किया है, उसके सोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए। पर ये आउटपुट पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा सोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल्स टैग। सो डिटेल्स टैग इसके लिए यूज किया जाता है। डिटेल्स टैग यूज टू क्रिएट एन इंटरैक्टिव विजेट दैट द यूजर कैन ओपन एंड क्लोज। कहीं पे होता है, आपने देखे होगा कि कुछ सेक्शंस होते हैं जिसको क्लिक करने से वो ओपन हो जाता है, फिर क्लिक करने से वो क्लोज हो जाता है। उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए HTML में आपको डिटेल टैग की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिटेल टैग्स के अंदर हमें दो और टैग की जरूरत होगी, एक है समरी टैग, दूसरा है पैराग्राफ टैग। समरी टैग हमें टाइटल रिप्रेजेंट करने के लिए और पैराग्राफ टैग हमें उसका डिटेल्स दिखाने के लिए। सो कोड पे देखते हैं कैसे इसका आउटपुट कैसे दिखता है। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और जो ब्लॉक कोड है इसको भी मैं पैराग्राफ टैग कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डिटेल्स टैग ओपन, यहाँ पे डिटेल्स टैग क्लोज। और मुझे जैसे कि दो टैग चाहिए यहाँ पे, एक तो समरी टैग और ये समरी टैग, और ये समरी टैग क्लोज। और यहाँ पे हमने लिख दिया लेट मी क्लिक टू शो द डिटेल्स, कुछ भी हमने यहाँ पे लिख दिया। सो सेव कर दिया, रिफ्रेश करते हैं। अभी इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए ये यहाँ पे एक क्लिक टू शो डिटेल्स आ रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए जो पैराग्राफ था वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और ये इसे क्लिक करने से क्लोज हो जाएगा, इसे क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होगा ये इसे क्लोज में रहेगा, बस क्लिक करने से ओपन होगा, फिर से उसके ऊपर क्लिक करने से ये क्लोज हो जाएगा। आप इस आरो पे क्लिक कीजिए या इसके कहीं भी कोई भी कंटेंट पे क्लिक कीजिए, ये काम करेगा। दिस इज अ डिटेल्स टैग। बाय डिफॉल्ट द विजेट इज क्लोज, ये क्लोज रहता है। व्हेन ओपन इट एक्सपांड्स एंड डिस्प्ले द कंटेंट विद इन। जब ये एक्सपांड होता है तो उसके अंदर जो कंटेंट होता है ये आपको दिखाई देता है डिटेल्स टैग का। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन टैग। सो DFN ओपन, DFN क्लोज रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन दिखाने के लिए, डिफाइन करने के लिए कंटेंट को हम DFN टैग यूज करेंगे। कोड पे देखिए ये कुछ मतलब अलग सा आउटपुट नहीं लाएगा, फिर भी थोड़ा स्पेशलाइज करेगा टेक्स्ट को। सो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया जो कंटेंट था, यहाँ पे हमने DFN टैग यूज किया, DFN टैग क्लोज किया। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसे थोड़ा सा कर्ली होके रहेगा। ओके, और ये जो था देखिए नॉर्मल पैराग्राफ में था, और ये जो है थोड़ा सा कर्ली यहाँ पे दिखाई देगा आपको। डेफिनेशन टैग का कंटेंट यहाँ पे इसे थोड़ा कर्ली करके दिखाई देगा डेफिनेशन टैग। नेक्स्ट हम देखेंगे डायलॉग टैग। सो डायलॉग टैग डिफाइंस ए डायलॉग बॉक्स और ए शॉप विंडो। वेबसाइट में होता है ना, कहीं पे आप क्लिक करते हो एक पॉपअप आ जाता है, कहीं पे वेबसाइट लोड होते होते एक पॉपअप ऐसे डिस्प्ले होता है, आप उसे क्लोज करते हो बाकी वेबसाइट का कंटेंट देखने के लिए। सो उसे डायलॉग कहते हैं। सो वो डायलॉग
बनाने के लिए HTML में एक टैग यूज होता है, दैट इज अ डायलॉग टैग। सिंटैक्स इज डायलॉग ओपन, और उसके अंदर हमें जो भी लिखना होता है हम उसे वैसे लिख देते हैं। सो डायलॉग ओपन, डायलॉग इज द टैग एंड ओपन इज द एट्रीब्यूट, ये दोनों यूज होना चाहिए। कोड पे देखते हैं इसका काम। सो डेफिनेशन डिटेल्स टैग को हटा रहा हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे डायलॉग और इसका एक एट्रीब्यूट ओपन ऐसे लिखा होना चाहिए। देन डायलॉग टैग क्लोज, द टेक्स्ट वाज शो। सो इससे कुछ लिख दिया मैं। जब मैं आउटपुट पे देखूंगा सो देखिए इस तरह से कुछ मुझे दिखाएगा, द टेक्स्ट गोज योर, और ये फिक्स होगा। ऐसे आप उसे ड्रैग नहीं कर सकते, कहीं पे फिक्स होगा। बट आप सोच रहे होंगे कि जब पॉपअप आता है तो एक उसके साथ बटन होता है, वो कुछ अट्रैक्टिव होता है, एनिमेटेड भी होता है कहीं कहीं पे। तो उसके साथ ये जो डायलॉग के साथ हमें कुछ जावास्क्रिप्ट और CSS भी ऐड करना पड़ेगा, उसको एनिमेट करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए। पर HTML में अगर आप ऐसे डायलॉग डायरेक्टली लिखोगे तो ये इसका डिस्प्ले ही ऐसे होगा। तो उसको स्मूथ और एनिमेटेड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट और CSS की जरूरत पड़ेगी। सो डायलॉग ओपन, डायलॉग क्लोज। सो यूज टू क्रिएट पॉपअप डायलॉग्स एंड मॉडल्स, उस डायलॉग्स को भी मॉडल्स कहते हैं कहीं कहीं पे। सो मॉडल्स बनाने के लिए, डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए वेब पेज में यूज करते हैं डायलॉग टैग। नेक्स्ट टैग कोटेशन टैग। कोटेशन लिखने के लिए वेबसाइट में यूज किए जाते हैं। क्यू टैग ओपन, क्यू टैग क्लोज डिफाइंस अ सेट कोटेशन। कोटेशन लिखने के लिए कोटेशन टैग यूज किए जाते हैं। क्यू टैग ये ब्राउजर पे कैसे आता है, नॉर्मली इंसर्ट ए कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन। अगर हम क्यू टैग के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, एक कोटेशन मार्क आ जाएगा। सो आउटपुट पे देखते हैं उसका कैसे आता है। सो हम यहाँ पे डायलॉग टैग को रहने दो, हम उसके ऊपर ऐसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्यू टैग और क्यू टैग क्लोज। सेव, रिफ्रेश करेंगे उसको। देखिए ये तो डायलॉग टैग का था, यहाँ पे देखिए द टेक्स्ट गोज हियर, और ये क्यू टैग पे आया। और ये देखिए अगर आप सिलेक्ट भी करेंगे ना, ये क्यू टैग ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा। देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बस ये उसके अंदर वाला कंटेंट सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये टैग से आ रहा है, उसका ऑटोमेटिकली डबल कोट आ जाता है कोटेशन टैग से। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल टैग। एग्जाम्पल टैग के लिए हम यूज करेंगे XMP टैग। ये क्या करेगा, जो कोड है वो आपको ब्राउजर पे दिखा देगा। सेम विथ सेम पोजीशन एंडिंग, एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड एज अ रेप्लिका ऑफ टाइप, फॉर्मेट और स्टाइल। जैसे आप लिखे होगे कोड पे, वो पूरा कोड दिखाने के लिए XMP टैग यूज किया जाता है। कोड पे देखते हैं उसका। सपोज मुझे ये सोर्स कोड दिखाना है ब्राउजर पे, तो मैं क्या करूंगा, XMP टैग ओपन, सो XMP टैग क्लोज, सेव, रिफ्रेश करता हूं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और ये मेरा पूरा कोड जो था HTML का वो यहाँ पे आ रहा है XMP टैग से। सो XMP टैग डिस्प्ले द यूजर टाइप इन द कोड सेक्शन। कोड सेक्शन में हम जो भी लिखेंगे, पूरा कोड का कोड जो भी टैग हम यूज करेंगे, एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो पूरा दिखा देगा XMP टैग और एग्जाम्पल टैग। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं।
So see you in the next class.